मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। Notice for a very urgent matter, sir. Very. Ma'am, Supreme Court's parameter for reservation eligibility is 25% BPL population. Sir, ma'am, 2023 को नीति आयोग के हिसाब से जो सीमांचल बिहार का एरिया है, जहां पे सुरजापुरी की आबादी अच्छी खासी है, वो 65% बिलो पॉवर्टी है। सुरजापुरी सबसे डिप्राइव्ड लॉट है मैम, और उसको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी लगातार पासमानदा मुस्लिम की चर्चा करते हैं, लेकिन वहां पे ना तो कॉलेज है, ना जॉब्स है, ना इंडस्ट्री है, ना एएमयू के लिए फंड दे रहे हैं। मेरी डिमांड है मैम कि इंक्लूजन ऑफ सुरजापुरी कम्युनिटी इन बिहार स्टेट रिजर्वेशन लिस्ट एनेक्सर 1 में लिया जाए। इंक्लूजन ऑफ सुरजापुरी कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट लिया जाए, और a dedicated socio-economic survey by the Bihar government and Niti Aayog should be done at the earliest, and implementation of special welfare schemes targeting education, employment, financial support for Surjapuri, just as done for similar placed communities in other states, ma'am. Thank you very much. माननीय डॉक्टर नामदेव किरसान जी। The pension scheme for old artists, which was given by the Cultural Ministry of the central government, now it has been discontinued from the year 2020 and 21. So these old artists, those who are receiving the pension from the central government, now they are depriving of this pension because it is stopped. So they are requesting that this pension has to be started as it was previously. And for the artists who were selected after going through the applications process, as per the format prescribed by the selection committee, we are selected as the beneficiaries of the scheme. When those artists have been selected and some artists have started the pension, so that has been subsequently stopped. So it is my request that the government should start that pension for the artists, old artists, which was given previously. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदया, भारतीय खाद्य निगम के श्रमिक पेरोल पर हैं तथा निगम के रेगुलर श्रमिक हैं। इन नो वर्क नो पे श्रमिकों का न ही कोई मासिक गारंटी मजदूरी निर्धारित है और न ही इनके लिए सेवा शर्तों का गठन किया गया है। ये श्रमिक वर्तमान में प्रति माह औसतन 5,000 से 10,000 रुपये तक मजदूरी ही अर्जित कर पाते हैं, जो जीवन यापन के लिए कम है। जब श्रमिक ठेका प्रथा में थे, उस समय खाद्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित श्री विवेक मेहरोत्रा कमेटी ने भी इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित करने हेतु वर्ष 2007 में अनुशंसा किया था, जिसको सरकार ने पत्र दिनांक 1/10/2008 के माध्यम से स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन गोदामों से ठेका प्रथा निषेध किया गया, तो वर्ष 2011-12 में इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित नहीं कर नो वर्क नो पे सिस्टम में किया गया। अभी भी कोई मासिक गारंटी मजदूरी नहीं है और न ही श्रमिकों का कोई सेवा शर्त है। एफसीआई में नो वर्क नो पे सिस्टम समाप्त कर डीपीएस सिस्टम में अपग्रेड करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने तथा मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु इन श्रमिकों के लिए मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। सभापति महोदया,
मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा तिब्बत में यारलंग जंबो के निचले हिस्से में बांध के निर्माण की घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से बहकर बांग्लादेश पहुंचता है। चीन में इस नदी की यारलंग जंबो कहते हैं। तिब्बत में बनने जा रहे इस बांध का असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध को तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक है और इस इलाका रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। ऐसे में इस जगह इतना विशाल निर्माण करना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। महोदय, इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे कई हादसे हो सकती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें और अधिक चुनौतियों जैसे भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ आदि का सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ की सभ्यता, पर्यावरण, संस्कृति और नागरिक जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगा। इस बांध के निर्माण से दुनिया का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा और वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बांध पर बनने वाले हाइड्रो पावर स्टेशन से हर साल 300 मिलियन kWh से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। महोदय, चीन लगभग $137 बिलियन की लागत से इस बांध का निर्माण करने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। उसने जिस बांध को बनाने का प्लान तैयार किया है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर किया जा सकेगा। जाहिर है कि बांध बनने के बाद नदी के बहाव पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा और भविष्य में पूर्वोत्तर भारत में पानी की कमी या बाढ़ का संकट हमेशा के लिए बना रहेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक तक चीन का प्रभाव भी बढ़ सकता है। अतः आप महोदय से माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस बांध के निर्माण को रोकने के विषय में जरूरी कदम उठाने का कष्ट करे, ताकि असम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत को भविष्य के संकट से बचाया जा सके। धन्यवाद महोदय जी। माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise today to bring in urgent attention to the House a matter of immense significance for the people of South Odisha, the realignment of the sanctioned Gunpur-Tiruvur rail line project to pass through Padampur, Gudari and Bisamkatak. Ma'am, we welcome the much-needed railway project in its current alignment, but it fails to serve any meaningful purpose. Instead, it bypasses densely populated, economically active and historically significant areas, leaving out the very people who would benefit from this project. Sir, this demand has been approved by the General Manager, East Coast Railway. The final location survey has also been completed, confirming that a minor 17-kilometer deviation, the railway line can pass through Padampur, Gudari, Ramnaguda, Bisamkatak and other key blocks, directly benefiting over 6 lakh people in Raigad and Gajpur districts. Ma'am, the current line passes through sparsely populated barren areas. In contrast, the realignment via Padampur, Bisamkatak would serve as a catalyst for economic growth, improving access to trade, education and healthcare. This reason is agriculture-intensive, commercially significant and historically important. Yet, its exclusion from the railway project is unjustifiable. The sanctioned alignment of Gunpur-Tiruvur rail line project, which includes station Gunpur, Penkam, Ramnaguda, Bankli, Durgi and Tiruvali, passes through thinly inhabited and barren areas. With minor realignment, it can pass through stations like Gunpur, Chalakamba, Padampur, Bisamkata, Gumda, Penkam, Ramnaguda, Bankli, Durgi and Tiruvali, which follows a geographically logical and development-focused route, directly benefiting over 6 lakh people in Raigada and Gajpur district. I urge the Honorable Minister of Railways to issue a formal directive to re-examine the alignment, considering the GM from East Coast Railway that approved the final location survey. This small realignment will bring enormous socio-economic benefit to the region and prevent yet another case of public infrastructure failing to serve the public needs. Ma'am, I urge the government to act immediately and not let another crucial infrastructure project
bypass the rightful aspiration of the people. Let development be inclusive, people-centric and equitable, ma'am. Thank you so much. माननीय सदस्य श्री छत्रपाल सिंह जी। ऐसा चल रहा ठीक है। माइक चालू नहीं है क्या? धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सदन के माध्यम से आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी संसदीय लोकसभा क्षेत्र बरेली में ट्रेन नंबर 15056/15056 रामनगर जंक्शन उत्तराखंड से आगरा फोर्ट जंक्शन उत्तर प्रदेश तक सप्ताह में केवल 3 दिन रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को ही जाती है। इस ट्रेन का उपयोग उत्तराखंड तथा तराई तथा बरेली, बदायूं, कासगंज, हाथरस के यात्री भरपूर मात्रा में यात्रा करते हैं। इस ट्रेन के प्रतिदिन न होने के कारण इन यात्रियों को अन्य दिनों में अपनी यात्रा को अन्य संसाधनों से पूर्ण करना पड़ता है, जिससे इस यात्रा को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित की इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि रेल संख्या 15056 और 15055 इज्जतनगर मंडल उत्तर पूर्वी रेलवे बरेली को प्रतिदिन कर दिया जाए, जिससे उत्तराखंड और संपूर्ण तराई, बदायूं, बरेली, कासगंज के यात्रियों को इसका लाभ उठा सके। मैं इसके लिए बरेली की जनता सदैव मंत्री जी की आभारी रहेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री प्रणति जी। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह जी। जी माननीय सदस्य। मैडम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिसंबर 13 को एक जीआर निकाला जहां पे उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक काम हैं, रस्तों के हो चाहे ड्रेनेज के हो कहीं नालों के हो, वो तुरंत स्थगित होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, रुकने चाहिए, क्योंकि पेंडिंग कामें पहले की बहुत थी। लेकिन इसके वजह से जो गांव के रास्ते, पूरे महाराष्ट्र का इशू है और सारे एमपीज मुझसे सहमत। माननीय सदस्य, विषय क्या है आपका? सार्वजनिक कामों का जो जीआर है वो नो मनरेगा आपने जो यहाँ विषय दिया है मनरेगा से संबंधित है। नरेगा का ही है मैम, नरेगा का ही है। जो नरेगा के काम है, सार्वजनिक काम है नरेगा के, वो रुकवाए गए हैं महाराष्ट्र शासन की तरफ से, और जो जितने भी सार्वजनिक काम है रस्तों के, वो बंद किए गए हैं, जिसके वजह से दिसंबर से महाराष्ट्र में एक भी रास्ते का काम नहीं हुआ है। जो खेत से जुड़ने वाले रास्ते हैं, गांव को गांव से जुड़ने वाले रास्ते हैं, रिवर के ऊपर के रास्ते हैं, नाले के ऊपर के रास्ते हैं, सब महाराष्ट्र में बंद है दिसंबर 13 ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 100 दिन के जो नरेगा के जो काम है, उसका जो पेमेंट है केंद्र शासन से, वो भी 2 महीनों से बंद है। 100 दिन का पेमेंट केंद्र शासन का जो है वो बंद है। 100 दिन के ऊपर जब 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, उसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आया है। मेरे मन में सवाल ये आता है, क्या ये पैसे कहीं और डाइवर्ट किए गए हैं कोई और योजना के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहते थे? ये सवाल है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते का काम नहीं हो रहा और उसके लिए जीआर आया है कि सारे काम बंद होने चाहिए, तो ये चिंताजनक चीज है। और मैं आपके माध्यम में से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये जो जीआर है उसके ऊपर आप तुरंत स्टे लाए, ताकि महाराष्ट्र में जितने भी पानन रास्ते, जिसको हम पानन रास्ते कहते हैं, सार्वजनिक कामें शुरू हो, तुरंत ये जीआर को स्थगिति मिलनी चाहिए। ऐसे में आपके द्वारा निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री त्रिवेंद्र सिंह जी।
धन्यवाद अध्यक्षा जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करती हूं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2024 में बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है। 1 अगस्त 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया। हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई, सूखी नदी उफान पर आ गई जिससे अनेक वाहन बह गए और भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। मेरी सरकार से मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है उसी को अपनाया जाए। एक वैज्ञानिक और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए ताकि बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित किसानों को समय पर और उचित मुआवजा दिया जाए। फसल नुकसान का आकलन करके उचित मुआवजा तय किया जाए। मुआवजा राशि के लिए भी एक अवधि जो 3 महीने की होनी चाहिए, उसको समयावधि के अंतर्गत उसको किया जा सके ताकि किसान की आर्थिक स्थिति संभल सके। नदी के मार्ग की सफाई और विस्तार किया जाए। गंगा और सोलानी नदियों के जलमार्ग की सफाई और गहराई बढ़ाई जाए ताकि अधिक पानी को धारण किया जा सके और बाढ़ की संभावना को कम किया जा सके। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से नदी में गिरने वाले रासायनिक कचरे पर रोक लगाई जाए ताकि भूमि की उर्वरता ये बची रहे। समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए जाएं और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं और जो गंगा के तट हैं उन तटबंधों को मजबूत किया जाए ताकि किसानों को, जो विशेष रूप से गन्ना किसानों को भारी नुकसान इस सीजन में होता है, उससे बचा जा सके। माननीय सदस्य श्री विप्लव कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान असम अगरतला NH8 खस्ता हाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वो त्रिपुरा के लाइफलाइन है, ग्लोबल ईस्ट के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन जाती है। वो सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सरकार बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। 371 किलोमीटर लंबा NH8 त्रिपुरा राज्य के देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ता है। NHIDCL द्वारा निर्मित वो क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की महत्वपूर्ण स्थानों का होकर गुजरता है। चौड़ाईबारी और सनीचौड़ा के बीच 11 किलोमीटर का हिस्सा बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे अक्सर दुर्घटना होती है। उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी आसपास के पहाड़ियों से मिट्टी सड़क पर
भर जाती है, जिससे वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों को आना जाना करना इसमें मुश्किल आ रहा है। NHADCL उदासीनता कारण से इस रोड का जो मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो रोड के क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि NHADCL जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ दिया जाता है वो लोएस्ट बिड के तहत दिया जाता है। NHI बहुत जगह में मैंने देखा मेरिट के बेस में भी काम दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस रोड को चाहे तो मेरिट के आधार पर दे के अच्छे से काम करा, क्योंकि 7 महीने वहाँ बारिश होता रहता है। तो इस तरीके से लोअर क्वालिटी का काम जब दिया जाता है लोएस्ट बिड में, तो 6 महीने के अंदर रोड खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राजमार्ग मंत्रालय में आग्रह करना चाहता हूँ, इसको विशेष दृष्टि से देखें, क्योंकि वो त्रिपुरा का लाइफलाइन है, और तुरंत इसको मरम्मत करें। और इसके लिए NHADCL की किसी एक कमेटी बना के इसको धन्यवाद देखभाल कर ऐसा व्यवस्था करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़ी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं आज आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूँ कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके मंत्रालय द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, बल्कि आम नागरिकों को, खासकर ग्रामीण परिवारों और किसानों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद की है। मैं मध्य प्रदेश के सांसद लोकसभा से आती हूँ, जहाँ 70% क्षेत्र आज भी ग्रामीण अंचलों में रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब तक कितने सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? क्या हर गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है? साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए किसानों को सोलर पैनल पर विशेष अनुदान देने की दिशा में आपकी क्या आगामी कार्य योजना है, ताकि हमारे किसान भाई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सके? इसके अतिरिक्त स्मार्ट विलेज विकसित करने की दिशा में आपके मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आगामी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे गांव में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो और महिलाएं व किसान सशक्त हो? माननीय सभापति महोदया, मैं चाहती हूं कि मेरी लोकसभा में 650 ग्राम पंचायतों में 3300 गांव आते हैं, जो स्मार्ट विलेज बने और सभी में सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेंद्र चांदोलिया जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके समक्ष इस सदन में दिल्ली के भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार मिले, वह आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के भूमिहीन लोगों और किसानों को प्रभावित करने वाले एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। वर्ष 1975-76 में तत्कालीन भारत सरकार के कार्यकाल में उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अफसोस ये है कि आज तक उन्हें मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। 49 साल के बाद भी वह लोग मालिकाना अधिकार के लिए दर दर घूम रहे हैं। मालिकाना अधिकार से इनकार के परिणाम स्वरूप इन किसानों और भूमिहीन लोगों के लिए भारी कठिनाई और अनिश्चितता पैदा हो गई है। दिल्ली के भूमिहीन किसानों को मालिकाना अधिकार के साथ मिलने वाले ऋण सुविधाओं, बीमा और अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वे लगातार बेदखली के खतरे में रहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिल पा रहा। अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ आवंटित कृषि भूमि 1975 में आवंटित की गई थी, परंतु आज तक मालिकाना अधिकार अनुसूचित जाति के किसानों को पिछले 50 वर्षों में नहीं दिया गया है। ये न्याय, समानता और मानवाधिकार का मामला है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से इन भूमिहीन लोगों और किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक समय सीमा के भीतर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा ये प्रश्न 5 दिसंबर को मैंने लगाया था। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मुझे उत्तर दिया था, उस समय की तत्कालीन सरकार जो जा रही है, उन्होंने इस सदन को और माननीय मंत्री महोदय को जो आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े झूठे आंकड़े उन्होंने दिए थे। उन आंकड़ों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि लगभग 3204 एकड़ जमीन के वो लोग हैं। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को वंदे भारत ट्रेन में प्रथम श्रेणी पास के माध्यम से यात्रा की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये सुविधा उपलब्ध है। ये तथ्य काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन्हें इस आधुनिक और सम्मानजनक ट्रेन में यात्रा करने से वंचित किया जा रहा है। आज के समय में वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम संख्या में बचे हैं और उनका यात्रा भी गिनी चुनी होती है। वंदे भारत और वंदे मातरम जैसे शब्द स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली संघर्ष और नारे से जुड़े हुए हैं। संभवतः इस विषय की जानकारी आपके संज्ञान में ना हो, इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों को वंदे भारत ट्रेन में प्रथम श्रेणी पास की सुविधा देने की कृपा करें। इससे न केवल उनका सम्मान होगा, बल्कि राष्ट्र की ओर से उन्हें एक छोटा सा कृतज्ञता भाव भी मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद गणपत सावंत जी। चेयरमैन मैडम, आज मैं बहुत पहले शुरू में खेद प्रकट करता हूं कि पिछले 10 सालों से एक मांग करते रहा हूं मैं। आज सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे किलों के संबंध में विरासत की बात की। उन किलों के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटन में सम्मिलित किया जाए किलों को, ये भी मांग की। हमारे मुंबई में पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस नाम का स्टेशन जो था, बोरी बंदर कहते थे कभी कभी, उसका नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया। अब उस वक्त से लेकर मैं आज तक एक मांग करता रहा हूं कि उस मुख्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया जाए। आप जानती हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत, इस देश को अगर स्वराज्य का मंत्र किसी ने दिया, जिजाऊ माता ने कहा पुत्र को कि देख शुभा, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, सब मुगल आक्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए। इस देश के इतिहास में स्वराज्य नाम का शब्द, हिंदवी राज्य नाम का शब्द अगर किसी के मुख से आया तो वो वही छत्रपति शिवाजी महाराज, और अंत तक उन्होंने अपना स्वराज्य निर्माण किया गया। उस स्वराज्य में जात पात धर्म पंथ नहीं थे। ऐसे किले बनाए जो पहाड़ों पे भी है और समुद्र के पानी में भी किले बने। सबसे बड़ी बात है, इतने ऊंचाई पर पीने का पानी आज भी उपलब्ध है और गहरे समुद्र में बनाए हुए किले में भी पीने का पानी आज उपलब्ध है। विजनरी राजा जिसे कहते हैं, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़, राजगढ़, लोहगढ़, सिंहगढ़ या सिंधुदुर्ग किला, यहाँ भी इनके किले बने हुए हैं। मैं आप मैडम, इतने भाषण करते रहे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रुका हुए आप,
कमाल होगी। नहीं, आप बोलिए ना, छत्रपति बोलिए। शिवाजी महाराज का पुतला छत्रपति शिवाजी पुतला महाराज नहीं, टर्मिनस प्रतिमा। के सामने आप पुतला कह रहे हैं, प्रतिमा? प्रतिमा, पुतला नहीं। आप हिंदी में प्रतिमा कहती हूँ, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने अब वहां उसका निर्माण करने के बारे में मैं मांग, एक मिनट, इस मांग को लेकर केंद्र की सरकार के ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं ऐसे हमारी कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई हमारी इस तरह से हमारे पास कोई धारणा है। इसके लिए मैंने उनको कहा कि हाल ही में आपने वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बनाया, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहां केवड़िया स्टेशन बनाया, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल स्वातंत्र में उनका पुतला भी बनाया, मैं उसकी सराहना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला प्रतिमा आप नहीं बनाते हो, मैं तुम्हारा इस माध्यम से मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करो, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, उसके पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से करता हूं। माननीय सदस्य श्री VK श्रीकंदन जी। जी। Prospective chairperson, due to non-release of the central share pertaining to schemes such as Indira Gandhi National Old Pension, Indira Gandhi National Widow Pension and Indira Gandhi National Disability Pension to the state of Kerala. Many thousands of people in the state are not getting central share of these schemes for many months, running into over 15 months. Therefore, it is urged that the government may release central share of these schemes to the beneficiaries urgently. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारदी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे क्षेत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल है बाबा कोटेश्वर धाम, जो भारत सरकार की अडॉप्ट एंड हेरिटेज योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव मैं रखना चाहती हूँ। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आदि शिव जी का मंदिर 11वीं शताब्दी से संबंधित है और इसमें 108 उपलिंगों में से एक माना जाता है इसे। यह मंदिर राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत इस स्थल को यदि अधिक संरक्षित किया जाता है तो जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकेगी। इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि बनाने के लिए इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव मैं रखती हूँ। जय कोटेश्वर बाबा। माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद जी। है नहीं। माननीय सदस्य श्रीमती लवली आनंद जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर के एक महत्वपूर्ण विषय को माननीय उद्योग मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूँ। शिवहर बिहार का एक छोटा जिला होने के कारण 3 ओर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से जुड़ा हुआ है और एक और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। शिवहर संसदीय क्षेत्र में गरीबी और पिछड़ेपन के कारण यहाँ से मजदूरों का पलायन बहुत अधिक होता है और इसका मुख्य कारण जिले में किसी उद्योग का ना होना वो है। मजदूरों के पास काम नहीं है, उन्हें रोजी रोटी की समस्या रहती है। शिवहर में कागज फैक्ट्री की संभावना है और यदि वहाँ पर कागज फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है तो मजदूरों का पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को कुछ व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अतः मंत्री महोदय से आग्रह है आपके माध्यम से कि इस विषय को संज्ञान में लेकर शिवहर में जल्द से जल्द कागज फैक्ट्री स्थापित करने की कृपा की जाए। आपने हमें 0 आवर में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री PP चौधरी जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण और मेरे क्षेत्र के बहुत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। पाली लोकसभा क्षेत्र के पाली जिले में बांदी नदी और नेहड़ा बांध जो लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां कपड़ा फैक्ट्रियों का पानी जो है वो उसमें जाने से स्थिति बन रही है और नदी में पानी जाने की वजह से जो कुएं हैं आसपास उनमें भी केमिकल का और जहरीला पानी निकलता है और पानी जो नेहड़ा बांध में जाता है उसकी वजह से, इरिगेशन की वजह से वहां पर जमीन भी बंजर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो स्थिति बहुत खराब है और जहां पर पशु पक्षी वगैरह जो पानी पीते हैं उनमें भी जो है मृत्यु दर उनकी ज्यादा है और उसके कारण उनमें बांझपन और उनकी उत्पादन क्षमता और प्रतिरोधी क्षमता पे उस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव आया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि वहां पर पास में ही ये 3 जो जगह है जहां कपड़ा उद्योग ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, पाली, जोधपुर और बालोतरा, इन तीनों समस्याओं का हल के लिए उपाय है। क्योंकि वहां पर हाल ही में बालोतरा में रिफाइनरी आई हुई है, वो रिफाइनरी पानी जो है शुद्ध पानी राजस्थान कैनाल से लेती है, बजाय राजस्थान कैनाल से उसको पानी नहीं दिया जाए रिफाइनरी को। रिफाइनरी को पानी, ये प्रदूषित पानी जो है, जो पाली का, जोधपुर का और बालोतरा का, इस पानी को टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद में उस रिफाइनरी को दिया जाए जो आरओ लगा करके उस पानी को उपयोग में कर सके और ये प्रदूषण जो कि नदी में है, जो कि कुओं में हो रहा है और नुकसान हो रहा है प्रदूषण की वजह से, ये प्रदूषण खत्म हो सके। इसीलिए मेरे पर्यावरण मंत्री जी से और भारत सरकार से निवेदन है कि वो अपने हिस्से का अगर कुछ पैसा, कुछ मदद अगर इसमें दी जाए तो रिफाइनरी और इंडस्ट्री, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके ये इस समस्याओं का हल कर सकते हैं और बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो पाएगा अगर ये सब मिलकर के हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला ये है कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएस एड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएस एड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? हेल्पिंग हैंड, इन फलाह इंसानियत और अहल खिदमत जिसने कि इस भारत में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई,
उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री गुरुमूर्ति, माननीय सदस्य श्री जी, थैंक यू मैडम। शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। शून्यकाल प्लीज। थैंक यू। माननीय श्री जी गुरुमूर्ति जी। थैंक यू मैडम। I would like to draw the kind attention of the House to the dismal conditions प्लीज। बहुत से सदस्य शून्यकाल पे बोलना चाहते हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज। आशा वर्कर्स, yes sir, and resource persons working under SERP and MEFA schemes, madam. These workers who play a crucial role in the welfare of our society are currently being paid wages far below the minimum standards, madam. These conditions leading to akin to bonded labor, madam. Despite their significant contribution, the minimum wages provided to the insufficient to meet their basic needs, madam. The compliance with the Minimum Wages Act in this sector remains poor, with widespread of reports of violations, madam. I urge the government to take steps to ensure that these workers are provided fair wages in accordance with the Minimum Wages Act, madam. Further, I request the comprehensive social security schemes be extended to cover them, including provident funds, health benefits, and to recognize their services to ensure their financial security, fair compensation and social security or their rights, not a privilege, madam. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी। बोलिए, प्लीज बोलिए। बशीर जी। सर हमारे zero work this Asha workers are doing marvelous service for the healthcare and welfare of the children and pregnant women. In fact, they are doing 24/7 service. They are facing a lot of hardship and grievances. Asha workers are not salaried. They are not getting any amenities like that. They are having a lot of difficulties. I urge upon the government to take it very seriously and take appropriate action to solve the grievances. माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। शून्यकाल में माननीय सदस्य कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं। किस वजह से नहीं होता है? नियम नहीं, कोई नियम में नहीं है। सॉरी, प्लीज आप बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। नहीं, इनको बुलाइए मैडम, लास्ट था ना जो आएगा ये कृष्ण प्रसाद टेनी। माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी जी। Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the important matter of establishing Jawahar Navodaya Vidyalaya and 6 new Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in Bapatla. In my response to my unstarred question number 1027 in this August House, the Honorable Education Minister mentioned that the newly carved out Bapatla district
does not have a JNV. As such, the students are permitted to apply for admission in the JNV in the old undivided district. While I appreciate the measure, madam, it is imperative that a new JNV is established at the earliest in the newly formed district where my parliament constituency also exists. 25 lakh students have applied for class 6, but only 49,000 students were given admission in this year in JNV. It shows the importance of having more JNVs formed and established in the country, particularly in the newly formed and backward district like my district, that is Bapatla district. Similarly, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, I requested for 6 Kasturba Gandhi Vidyalayas. I am requesting, madam, through your honorable self, to honorable minister, to sanction 6 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya schools in 6 assembly segments of my constituency. Furthermore, since honorable finance minister has placed special emphasis on Ekalavya model residential schools in her speech, I would request the expansion of the scheme in my parliamentary constituency of Bapatla as well. Finally, madam, through your good self, I am requesting the honorable minister, through you, to expedite the process of setting up new Jawahar Navodaya Vidyalaya and 6 new Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Ekalavya model residential schools in my constituency, Bapatla parliamentary constituency, which is also a newly formed and most backward district in the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, madam. Thank you so much. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देश के उन लाखों आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की, कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे नगर हो या पुष्टाहार योजना हो, मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूं कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47, इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जहां उन बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं, देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।